हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी यानी दक्षिण भारत के इतिहास में, इसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लास इससे रिलेटेड आप लोग देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सहजता महसूस हो इस कारणवश डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज जो हमने बात करनी है वो दक्षिण भारत के इतिहास में इससे पहले हम लोगों ने क्या बात की उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण भारत के इतिहास में कि जैसे ही हमारा उत्तर भारत में बड़े बड़े जो भी हमारे साम्राज्य होते हैं अर्थात गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश, इस तरह के जो भी हमारे साम्राज्य होते हैं जो चल रहे होते हैं, उसी के दौरान हमारे दक्षिण भारत में भी कई छोटे छोटे नए नए राजवंश उभरते हैं जिसको हम लोग संगम काल के नाम से जानते हैं। और उसी संगम काल के दौरान में हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी पूरे के पूरे संगम काल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक में हम लोगों ने चेर, चोल और पांड्य का अध्ययन किया। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे पहलव के बारे में एंड पहलव के पश्चात में चालुक्यों के बारे में। देखते हैं इसी में, यानी एक तरफ इसी में जो संगम काल चल रहा था या जो संगम युग चल रहा था, इसी में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में हम लोगों ने चेर का अध्ययन किया, चेर हो गया, चोल हो गया एंड पांड्य हो गया। एंड इसी में हमारा क्या आता है, पहलव, सर्वप्रथम पहलव एंड इसी के पश्चात में चालुक्यों की बात करेंगे। चालुक्यों के पश्चात में इसी में हम बात करेंगे राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट के पश्चात में चोल का अध्ययन करेंगे एंड चोलों के पश्चात में हम उसके पश्चात फिर से चालुक्यों का अध्ययन करेंगे, जो कि चालुक्यों का अध्ययन करेंगे और इनको हम कल्याणी के चालुक्य के नाम से जानते हैं। चालुक्य हमारे कई आते हैं। ठीक है, इन चालुक्यों में हमारा एक चालुक्य होता है वातापी का चालुक्य और एक क्षेत्र हमारे होते हैं यानी वेंगी के चालुक्य। तो इनमें हम चालुक्यों में तीन चालुक्यों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था इसके पहले की क्लास में, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सहजता पूर्वक पहले इस क्लास को अटेंड करिएगा एंड उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में बात करते हैं। इसी में हम सर्वप्रथम पहलव वंश की एक पहले डायग्राम माइंड में सेट करते हैं, यानी कौन कौन से क्रम वाइज हमारे इस संगम युग के पश्चात में मतलब कौन कौन से हमारे वंश उभर करके आते हैं जो कि छोटे छोटे नए नए राजवंश होते हैं। तो एक तरीके से इसमें हम मैपिंग भी कर सकते हैं एंड मैपिंग के पश्चात में एक हमारा ये हमारा होता है, इसमें एक प्रकार से एक क्षेत्र हमारा यहाँ पे होता है जिसको हम लोग इसको हम लोग कल्याणी के चालुक्य बोलते हैं। एक क्षेत्र यहाँ पे होता है जिनको हम लोग राष्ट्रकूट के नाम से जानते हैं। एक हमारा क्षेत्र यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ये ऐसे होता है। ये मैप माइंड में सेट करके रखना है हमने। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कल्याणी के चालुक्य और इसके पश्चात में ये हमारा पहलव का क्षेत्र हो गया। पहलव के पश्चात में ये हमारा हो गया राष्ट्रकूटों का। तो ये मैप पहले माइंड में सेट करके रखना है हमने। मैप माइंड में
सेट करके रखना है। ये पूरा का पूरा हमारा मैप हो गया। एंड यार याद करने का एक सिस्टम ये भी है, एंड इसी के पश्चात में याद करने का एक सिस्टम और हम देते हैं, यानी सर्वप्रथम एक हम देखते हैं इसी में। सर्वप्रथम हमारा पहलव आता है, पहलव आता है, पहलव के पश्चात में हमारे चालुक्य आते हैं, चालुक्य आते हैं। और इसी चालुक्य में हम लोग जो पहले अध्ययन करेंगे वो वातापी के चालुक्य का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग इसको वातापी के चालुक्य का अध्ययन करेंगे। एंड इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे वेंगी के चालुक्यों का, ठीक है। इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे वेंगी के चालुक्यों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा राष्ट्रकूटों के पश्चात में आता है। एंड इसी के पश्चात में इस वातापी के चालुक्य को हम बादामी के चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में राष्ट्रकूट आते हैं, चालुक्य के पश्चात में राष्ट्रकूटों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकूट के पश्चात में हमको जो अध्ययन करना है वो चोलों का अध्ययन करना है। एंड चोलों के पश्चात में जो हमने लास्ट अध्ययन करना है वो चालुक्यों का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? सॉरी, चोलों, राष्ट्रकूट, चोल, उसके बाद चालुक्यों का अध्ययन करेंगे। और इन चालुक्यों को हम कल्याणी के चालुक्य के नाम से जानते हैं, इसको भी हमने याद रखना है, कल्याणी के चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्रकार से ये डायग्राम भी आप माइंड में सेट कर सकते हैं कि यार एक प्रकार से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। एंड एक हमारा ये भी सिस्टम हो गया याद करने का कि पहले कौन आता है, उसके पश्चात कौन आता है, एंड उसके पश्चात हमारा कौन आता है। तो इसको हमने माइंड में सर्वप्रथम सेट करके रखना है। अगर ये सेट हो गया तो सारे के सारे वंश हमारे सेट हो जाने हैं, ठीक है। इसी में अपनी बात को जो हम सर्वप्रथम स्टार्ट करेंगे और इस क्लास को जो स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे पहलव की, ठीक है। देखते हैं पहलव के संदर्भ में, यहीं पे देखते हैं। सर्वप्रथम ये जो पहलव का क्षेत्र होता है, पहली बात ये पहलव, ये जो हमारा संगम युग का दौर चल रहा होता है, एक प्रकार से बोले जैसे ही 100 से 300 ईस्वी के मध्य में जो भी हमारा ये संगम युग का दौर चल रहा होता है, इसमें हमारे कई छोटे छोटे नए नए राजवंश आते हैं जिनका अध्ययन हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया इसके पहले की क्लास में। और इसी के पश्चात में यार हमारा कुछ दौर जब और बीतता है या कुछ समय और बीतता है तो उसके बाद हमारे ये सारे वंश इसी दक्षिण भारत में देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें पहलव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्यों का अध्ययन करना है इसी में। और एक प्रकार से बोल दे दक्षिण भारत की स्थिति को कौन सा, मतलब ऐसा वो कैसे हम जानेंगे कि ये यहाँ पे ये जो इंडिया है, दक्षिण भारत यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया होगा भूगोल यानी जियोग्राफी का, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा कई हमारे पर्वत हैं यानी माउंटेन्स वगैरह हैं जो कि हमारे इंडिया को डिवाइड करते हैं। तो दक्षिण भारत की स्थिति को अगर हम लोगों ने देखना है तो अगर हम लोग आते हैं मध्य भारत में, जहां पे हमारा पठार वगैरह पड़ जाता है, पठारी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमारा एक पर्वत पड़ता है जिसको हम लोग विंध्याचल पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो भी हमारा क्षेत्र आता है इंडिया का, ये हमारा पूरा का पूरा दक्षिण भारत का क्षेत्र क्या होता है, कहलाता है। और इस यही से हमारा दक्षिण भारत स्टार्ट होता है। एंड इसी के पश्चात में ये जो दक्षिण भारत स्टार्ट होता है, इसी दक्षिण भारत के क्षेत्र में ही ये नए नए राजवंश हमारे छोटे छोटे उभर करके आते हैं। और इसी में जो सर्वप्रथम हमारा नया राजवंश उभरता है वो पहलव राजवंश होता है, जो कि संगम वंश के जो भी हमारे छोटे छोटे वंश होते हैं उनके समाप्ति के पश्चात में
जो नया राजवंश उभरता है दक्षिण भारत में, उसको हम लोग पहलव के नाम से भी जानते हैं। और इन पहलवों में यार जो भी हमारा सिस्टम था वो काफी ज्यादा मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो पहलव होते हैं इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, और साम्राज्य के विस्तार के क्रम में इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य भी किए जो कि हमारा इतिहास में इनका नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया पहलव वंश करके। और इतिहासकारों ने बाकायदा एक चैप्टर बना दिया जिसको हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसी में पहलव के जो भी हमारे एक हमारा इसी में बात करते हैं पहलवों के संदर्भ में। पहलुओं में देखते हैं इनकी जो स्थिति थी, ये मैप में हमारी दिख रही है। कृष्णा और कावेरी के बीच का क्षेत्र, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच का जो भी हमारा क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा साम्राज्य हमारा पहलुओं का साम्राज्य कहलाता था। ठीक है, तो उस मैप को हमको समझना है एंड मैप के पश्चात ही हमको सारी चीजें देखनी है। एंड इसी के पश्चात में इसके संदर्भ में अगर हम लोग और बात करें तो पहलव जो थे इनके सर्वप्रथम संस्थापक की बात करते हैं। पहलवों का जो संस्थापक था वो हमारा था सिंह विष्णु नाम का व्यक्ति, सिंह विष्णु नाम का व्यक्ति था। और यार ये भी बोला जाता है कई या कुछ जो हमारी बुक्स हैं या कई जो हमारे राइटर हैं उन्होंने इसके संस्थापक के संदर्भ में कई अलग अलग नाम भी दिए हैं। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो भी हमारा मतलब अन्य अदर नाम है इनको छोड़ करके उनको हम ज्यादा महत्वता नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यार 575 ईस्वी में आकर के ये हमारा इतिहासकारों का मानना है कि जो भी हमारे संस्थापक हैं पहलव साम्राज्य के वो सिंह विष्णु ही माने जाते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है या कुछ जो अदर राइटर है हमारे इतिहास के उनका मानना है कि पहलव वंश के जो भी हमारे संस्थापक हैं वो एक व्यक्ति है जिसको हम लोग बप्पा देव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो हमको तवज्जो देनी है वो देनी है किसके संदर्भ में? वो सिंह विष्णु के संदर्भ में ही देनी है। और कब होता है? ये होता है 575 ईस्वी में। कब होता है? 575 ईस्वी में इसकी मतलब स्थापना होती है। और पहले भी यार हम बता दें कि ये जो संगम वंश का ये जितने भी हमारे वंश आते हैं इनका कार्यकाल 500 से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य में चलता है। और इससे पहले हम लोगों ने यही देखा कि डेट याद करके सारी घटनाएं हमको याद आनी चाहिए हिस्ट्री के संदर्भ में। ठीक है, वो चाहे जो भी घटना हो अगर डेट देख लिया गया तो घटनाएं याद आनी चाहिए जितनी घटना हम लोगों ने अध्ययन की है। तो यार इस समय यह वह दौर था कि एक तरफ हमारा इंडिया में ये सारा सिस्टम चल रहा था दक्षिण वाले क्षेत्र में, और इसी समय हमारा उत्तर भारत में कुछ बड़े बड़े साम्राज्य उभरते हैं जैसे मौर्य वंश के पश्चात में वर्धन वंश के पश्चात में गुप्त वंश। तो ये सारे वंश एक तरफ उत्तर भारत में चलते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये छोटे छोटे राजा हमारे दक्षिण भारत में होते हैं। तो इन्हीं का अध्ययन हम लोग विशेष प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल में ये जो हमारा सिंह विष्णु था इसने अपने साम्राज्य को बड़े ही बेहतरीन तरीके से संभाला भी और एक प्रकार से सुदृढ़ और मजबूत भी किया और अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास भी करता है। और इसने अपने साम्राज्य को ऐसे विकसित किया, ऐसे विस्तृत किया जो कि कृष्णा और कावेरी नदी तक इसने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तृत करके रख दिया। ठीक है, तो ये इस कारणवश भी सिंह विष्णु को थोड़ा सा महत्वता दी जाती है। किसके संदर्भ में? ये पहलव वंश के संदर्भ में। ठीक है, तो इसने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कई सारे प्रयास किए एंड इसी के संदर्भ में ये जो सिंह विष्णु हमारा होता है ये तमिलनाडु के मामलापुरम में एक हमारे
मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसको आदि वराह गुफा मंदिर के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। सिंह विष्णु के द्वारा तमिलनाडु में एक हमारे मंदिर का निर्माण होता है, जिसको आदि वराह गुफा मंदिर के नाम से जानते हैं। गुफा मंदिर के नाम से जानते हैं। इसको हमने याद रखना है। किसके द्वारा निर्मित कराया गया? सिंह विष्णु के द्वारा। कौन था ये? पहला वंश का प्रमुख एवं पहला शासक था, एवं एक प्रकार से अगर बोलना चाहे तो ये पहला वंश के संस्थापक के तौर पे इसको हम जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में इसी सिंह विष्णु के दरबार में एक हमारा लेखक रहता था, जिसको हम लोग भारवी के नाम से जानते हैं। उसको भी हमने याद रखना है। इसी सिंह विष्णु के दरबार में एक हमारा लेखक रहता था, जिसको हम लोग भारवी के नाम से जानते हैं। लेखक रहता था जिसको भारवी के नाम से जानते हैं। इस भारवी के द्वारा ही हमारा मतलब एक रचना की जाती है या एक पुस्तक का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग किरातार्जुनीयम के नाम से जानते हैं। किरातार्जुनीयम के नाम से भी जानते हैं। ये किसकी रचना है? तो ये भारवी की रचना है। भारवी कौन थे? यह एक प्रकार के लेखक थे जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। एंड इसी के पश्चात में सिंह विष्णु के पश्चात में एक हमारा प्रमुख शासक आता है इनके पश्चात में, जिसको हम लोग महेंद्र वर्मन के नाम से जानते हैं। महेंद्र वर्मन भी क्या होता है? पहलव वंश का सबसे प्रमुख शासक के तौर पे जाना जाता है। और उसके द्वारा भी एक हमारे पुस्तक का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग मत विलास प्रहसन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी हमने याद रखना है। सिंह विष्णु के पश्चात में पहलव वंश में एक प्रमुख शासक आता है, जिसको हम लोग महेंद्र वर्मन के नाम से जानते हैं। इस महेंद्र वर्मन के द्वारा हमारे एक पुस्तक का निर्माण किया गया या रचना की गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मत विलास प्रहसन के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। इस कारणवश इतिहास में थोड़ा सा इसका महत्व भी बढ़ जाता है, वो भी पहलव वंश के संदर्भ में। एंड यार इसी के पश्चात में पूरे के पूरे पहलव वंश का एक हमारे सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है, जिसको हम लोग नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से जानते हैं। इससे बड़ा और इससे शक्तिशाली कोई भी शासक हमारा नहीं होता पहलव वंश में। तो सबसे शक्तिशाली शासक था हमारा पहलव वंश में, जिसको हम लोग नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसके पश्चात में एक शासक और आता है, जिसको नरसिंह वर्मन द्वितीय बोलते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम ये नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। इसने कई सारे ऐसे कार्य किए साम्राज्य में रहते हुए, जो कि यार इतिहास में इसको काफी तवज्जो मिली, और तवज्जो के साथ साथ इसको काफी ज्यादा महत्वता प्रदान की इतिहासकारों ने, जैसे ही इसके संदर्भ में अध्ययन किया। तो ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, इनके द्वारा भी कई सारे ऐसी रचनाएं की गई या कई सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो कि इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाती है और नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पे इतिहास में दर्ज होती है बाकायदा। किसमें? प्राचीन इतिहास में। और प्राचीन इतिहास में बाकायदा दक्षिण भारत के इतिहास के नाम का चैप्टर बनाया गया, और इस चैप्टर में पहलव वंश के संदर्भ में हम इनका अध्ययन करते हैं और इतिहासकारों के द्वारा इनकी व्याख्या करके रख दी गई। ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो होता है यार, अभी हम लोगों ने पढ़ना है, आगे चल के पढ़ेंगे कि जैसे ही हम चालुक्यों का अध्ययन करेंगे तो वहां पे देखेंगे फिर भी नरसिंह वर्मन प्रथम जो होता है ये चालुक्यों पे अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। चालुक्य एक प्रकार का क्षेत्र होता है। ठीक है। तो उनपे ये अटैक करते हैं और पूरे के पूरे चालुक्य साम्राज्य पे या जो भी हमारे वातापी के चालुक्य थे
उन पे अटैक करते हैं और पूरे के पूरे वातापी क्षेत्र पे अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं वहीं पे। और जैसे ही नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो इनको एक उपाधि दी जाती है जिसको परमेश्वर वातापी कोंड के नाम से जानते हैं। परमेश्वर वातापी कोंड के नाम से जानते हैं। यह उपाधि इसको कब प्रदान की गई या ये उपाधि इसको कब मिलती है? तो जैसे ही ये वातापी के चालुक्यों को परास्त करता है संघर्ष में, वैसे ही ये पूरे के पूरे वातापी क्षेत्र में क्या करता है कि अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, जिस कारणवश इसको एक उपाधि दी गई परमेश्वर वातापी कोंड। और यार एक तथ्य यहाँ पे आप लोग नोट पॉइंट डाल के लिखोगे, यानी एक रुपए की नोट डालते हैं, उस नोट में हम लोग बात क्या करते हैं? नोट में हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि ये जो हमारा वातापी का क्षेत्र था, ये वातापी था क्या? एक प्रकार से ये वातापी था क्या? तो यार जो भी हमारे चालुक्य होते हैं, उन चालुक्यों की राजधानी थी हमारे वातापी। ठीक है, जिसका अध्ययन आगे अभी चल के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है वातापी एक प्रकार की राजधानी थी चालुक्यों की। और इसमें कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये भी बोला जाता है कि वातापी के चालुक्य या वातापी के जो भी हमारे चालुक्य थे और ये जो हमारे पहलव थे, इनके मध्य में हमेशा और हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, जिस कारणवश जो हमारे चालुक्य होते थे वो पहलवों पर अटैक करते थे या आक्रमण करते थे, और जो हमारे पहलव होते थे वो चालुक्यों पे अटैक करते थे। तो इस तरीके की मतलब संघर्ष की स्थिति हमारी बनी रहती थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, और इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ये जो हमारे संघर्ष होते थे पूरे के पूरे दक्षिण भारत में, इनका केवल और केवल दो ही रीजन होता था, यानी दो ही रीजन से जो भी हमारे दक्षिण भारत में आक्रमण होते थे वो दो कारणों से होते थे। किन कारणों से होते थे? पहला कारण होता था साम्राज्य के विस्तार का। साम्राज्य विस्तार अगर किसी शासक को करना है तो वो आक्रमण करेगा, और दूसरा अगर साम्राज्य विस्तार किया और उसके बाद जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन थी, इस धर्म के मतलब धार्मिक कंडीशन के क्षेत्र में भी, यानी धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत भी ये हमारे आक्रमण हुआ करते थे। अब ये साम्राज्य विस्तार तो समझ में आता है, लेकिन ये धार्मिक कंडीशन क्या है? ऐसी क्या स्थिति होती थी कि धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे परिवर्तन होते थे? तो यार जाहिर सी बात है कि अगर हमको अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण करना है तो हम यार पंगा लेंगे, वो चाहे कोई सा भी शासक हो। अगर हमसे छोटा शासक है तो हम यार उस पे जाहिर सी बात है आक्रमण करेंगे ही करेंगे, और अगर बड़ा शासक है, हमको अपना साम्राज्य विस्तरित करना है, तो हम पूरी एक रणनीति के तहत उस क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे और उसके क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। ठीक है, तो एक कारण ये होता था कि आक्रमण होते थे पहले, एंड दूसरा कारण होता था धार्मिक कंडीशन। धार्मिक कंडीशन क्या थी कि इस समय शैव धर्म हमारा ज्यादा प्रचलित था। कहां पे? दक्षिण भारत में शैव नाम का जो धर्म था ये ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन शैव धर्म के साथ साथ हमारा ब्राह्मण धर्म भी क्या था? प्रचलन में था। तो जो शैव धर्म के शासक होते थे वो ब्राह्मण धर्म के शासकों पर आक्रमण करते थे, और जो ब्राह्मण धर्म के शासक थे वो हमारे शैव धर्म के शासकों पर आक्रमण किया करते थे। तो एक प्रकार से ये धर्म की कंडीशन थी कि धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत भी एक प्रकार से इतिहासकारों का मानना है कि ये भी एक कंडीशन होती थी दक्षिण भारत में कि आक्रमण किया जाता था शासकों के द्वारा। ठीक है, तो इन दो तथ्यों को हमने याद रखना है। और साम्राज्य विस्तार में एक चीज ये याद रखना कि दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तारीकरण के संदर्भ में ये बोला जाता है कि कृष्णा नदी का जो भी हमारा क्षेत्र था या कृष्णा नदी के जो द्वाब वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जीतने के लिए ज्यादातर दक्षिण भारत के शासक हमेशा उत्सुक रहते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश
क्योंकि कृष्णा नदी का जो भी हमारा क्षेत्र था ये ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। अब यार किसी भी क्षेत्र को अगर हमको जीतना है तो बंजर भूमि जीत करके क्या करेंगे, वहां पे कुछ ना ही उगा सकते हैं ना ही कुछ वहां पे कर सकते हैं, केवल और केवल वो किसी ना किसी उपयोग में आएगी लेकिन थोड़ा सा उस लिहाज की नहीं होगी। लेकिन अगर उपजाऊ क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे तो वो यार सारी चीजों के लिए सुविधाजनक होगी। तो इस कारणवश ज्यादातर जो आक्रमण होते थे वो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत कृष्णा नदी के द्वाब वाले क्षेत्र के लिए ज्यादातर आक्रमण हमारे होते थे और इसी कारण विस्तारीकरण होता था। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट करके ये चीजें लिख लेनी है हमको इसी के संदर्भ में। एंड हम लोग जो बात कर रहे थे नरसिंह वर्मन प्रथम की, इसके द्वारा हमारा एक निर्माण करवाया गया मंदिर का निर्माण, उसको भी याद रखना है, जिसको हम लोग महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण ये कहां पे है, तो ये भी बेसिकली तमिलनाडु साइड में ही पड़ जाता है। किसने करवाया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये जो महाबलीपुरम का मंदिर है इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग सप्त पैगोड़ा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग याद रखना है, क्या याद रखना, सप्त पैगोड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको एकाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तीनों में अगर किसी भी प्रकार का कोई नाम देता है तो हमने याद रखना है सप्त पैगोड़ा, एकाश, महाबलीपुरम का मंदिर। तो ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। और इस मंदिर में ये बोला जाता है कि जो भी हमारा ये सप्त पैगोड़ा मंदिर है या एकाश मंदिर है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे 7 प्रकार के रथों के द्वारा, या एक तरह से बोले ये जो रथ मंदिर है 7 रथ मंदिर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, या 7 प्रकार के रथ से बनाए हुए मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और किसके द्वारा या किसके लिए बनवाए गए, तो ये पांड्य राजाओं के मतलब स्मृति में या पांड्य राजाओं के लिए ये मंदिर का निर्माण हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसको भी हमने एक प्रकार से याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये सप्त पैगोड़ा मंदिर, एकाश मंदिर, इसको हमने याद रखना है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक नोट पॉइंट यहाँ पे और लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखते हैं इसी में नोट पॉइंट क्या लिखेंगे। एक नोट डाल करके लिखते हैं, 1 रुपए की नोट हो गई, 2 रुपया की नोट डालते हैं। और इस नोट में हम लोग ये बोलते हैं कि मतलब इसी के समय हम लोगों ने वर्धन वंश का अध्ययन किया, तो वर्धन वंश के दौरान ही हम लोगों ने अध्ययन किया था कि एक हमारा चीनी यात्री आता है जिसको हम लोग वेनसांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनसांग के नाम से जानते हैं। ये वेनसांग हमारा एक प्रकार का चीनी यात्री होता है जो कि वर्धन यानी हर्षवर्धन के समय में आता है और यहीं पे रुक करके ये पूरे के पूरे जो भी हमारा बौद्ध समुदाय था या बौद्ध धर्म था उसकी जानकारी एकत्रित करता है और उनकी जानकारी एकत्रित करने के पश्चात में ये पुनः चीन वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये वेनसांग आता है हर्षवर्धन के समय में और हर्षवर्धन के पश्चात में ये यार पूरे इंडिया का भ्रमण करता है। उसी के पश्चात में तो ये क्या सोचता है कि जैसे ही उत्तर भारत में आता है तो हर्षवर्धन का शासनकाल था और ये सोचता है कि थोड़ा सा जब आया ही गया है इंडिया तो क्यों ना हम भ्रमण करते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत की भी। तो जैसे ही ये दक्षिण भारत में जाता है तो ये पहलवों के साम्राज्य में पहुंचता है। कहां पे, पहलवों के साम्राज्य में पहुंचता है
जिस समय वहां का जो शासक था वो यही नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है, तो मेन उद्देश्य मेरा बताने का यही है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में दक्षिण भारत में अगर कोई चीनी यात्री आता है तो वो आता है वेनसोंग। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में जो हमारा इस पहलव साम्राज्य में जो हमारा दूसरा शासक आता है महत्वपूर्ण, उसको हम लोग नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से जानते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से जानते हैं। ये भी पहलवों का हमारा महत्वपूर्ण शासक होता है, जो कि अपने साम्राज्य में कई ऐसे कार्य करता है जिससे इस साम्राज्य के लोग इनसे काफी प्रसन्न होते हैं, या इनकी जो प्रजा होती है वो इनकी काफी प्रशंसा करती है और सराहना भी करती है। ठीक है, इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के संदर्भ में ये बोला जाता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होते हैं ये हमारे मतलब एक प्रकार से इन्होंने भी हमारा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको हम लोग कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसी कैलाश मंदिर को एक नाम और दिया जाता है, जिसको हम लोग राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, या सिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग सिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर बोलते हैं। सिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। और एक बात यहां से ये याद रखनी है, एक तथ्य हमको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम भारत में अगर किसी भी मतलब शैली का प्रयोग होता है द्रविड़ शैली का, तो सर्वप्रथम द्रविड़ शैली से मतलब जुड़ी हुई जो साक्ष्य प्राप्त होती है इमारतों का या मंदिरों के निर्माण के क्रम में, तो सर्वप्रथम वो हमारा प्राप्त होता है कैलाश मंदिर में। ये कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया। द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया सर्वप्रथम, और इंडिया में यही एकमात्र ऐसा मंदिर था उस समय जिसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो इसको हमने याद रखना है। फिलहाल में 3 प्रकार की हमारी शैलियां होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में विकसित हुई, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई, और वेसर शैली ये हमारे मध्य भारत में विकसित होती है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में भी एक हमारा व्यक्ति रहता है, जिसको हम लोग जो कि हमारा दंडी नामक व्यक्ति होता है। दंडी नामक व्यक्ति होता है जो कि एक प्रकार का लेखक होता है। इन्हीं के दरबार में एक लेखक होता है जिसको दंडी के नाम से जानते हैं, और इसी दंडी के द्वारा एक हमारी रचना की गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 10 कुमार चरित। ये हमने याद रखना है। ठीक है, कि ये दंडी के द्वारा एक रचना की गई 10 कुमार चरित नाम की, इसको भी हमने याद रखना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ मतलब कुछ ऐसी हमारी चीजें थी जो कि हम लोगों ने पहलुओं के संदर्भ में देखी कि पहलुओं में हमारा सर्वप्रथम कौन आता है, उसके पश्चात कौन आता है, और किस शासक के द्वारा हमारे क्या निर्मित किया गया, और वो हमारा शासक कितना महत्वपूर्ण होता है या नहीं होता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पहलुओं के संदर्भ में। ठीक है, इसी के पश्चात में थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग चालुक्यों के पश्चात में। चालुक्यों के संदर्भ में जो कि हम लोग बात करेंगे वातापी के चालुक्यों की। चालुक्य हमारे 3 चालुक्यों का उदय होता है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। इन तीनों ही चालुक्यों को हमको याद रखना है। तो सर्वप्रथम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे वातापी के चालुक्य की। थोड़ी सी नजर डालते हैं वातापी के चालुक्यों पर।
देखते हैं इसी में जो हमारा आता है सेकेंड, वो आता है वातापी। वातापी के चालुक्यों का अध्ययन करते हैं, ये होता है। और इनको हम एक नाम और देते हैं, यानी बादामी के चालुक्य बोलते हैं। बादामी के चालुक्य के नाम से भी जानते हैं, या इतिहास में इस नाम से भी इनका वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं इसी में सर्वप्रथम इनके जो संस्थापक होते हैं, ये हमारा वंश किसके पश्चात में आता है? ये वंश हमारा आता है पहलवों के पश्चात में। ठीक है, फिलहाल में पहलवों के पश्चात में ही ये हमारा वातापी के चालुक्य आते हैं। मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, केवल समझने के उद्देश्य से उस मैप को यहाँ पे विस्तृत किया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में जो हमारा बादामी के चालुक्य होते हैं या वातापी के चालुक्य होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनको हम लोग यार इनके जो संस्थापक थे, सर्वप्रथम हम उनकी बात करते हैं कि बादामी के जो संस्थापक थे उनको हम लोग राजा जयसिंह के नाम से जानते हैं। इसको हमने याद रखना है, यानी जय सिंह के नाम से जानते हैं। जय सिंह के नाम से जानते हैं। ये पूरी की पूरी घटना जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य का वर्णन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तारीख को भी हमने पढ़ना है। और इससे पहले हम लोग यार इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि संगम काल के दौरान तिथियों का वर्णन ना के बराबर मिलता है, जिससे इतिहासकारों को इस पूरे संगम काल का जो भी अध्ययन करना था या इस पे अगर इतिहास लिखना था तो इतिहासकारों को उतनी सहजता महसूस नहीं हुई, यानी काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस दक्षिण भारत के इतिहास को लिखने में। ऐसा क्यों? क्योंकि यार तारीखों का वर्णन यहाँ पे नहीं मिलता है पुरातत्वविदों को, जिस कारणवश बेहतरीन तरीके से दक्षिण भारत का इतिहास प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नहीं मिलता है। लेकिन जितना भी मिलता है वो वहां के शासकों के द्वारा कुछ हमारे ऐसे रीति रिवाज, कुछ हमारी ऐसी परिस्थितियां, कुछ हमारी ऐसी कंडीशनें थी जिसके अनुमान के आधार पे इतिहासकारों ने इसका इतिहास लिखा है। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। इसी कारणवश ज्यादा तारीखें यहाँ पे नहीं मिलती। हमने जयसिंह करते हैं और जयसिंह इसके संस्थापक होते हैं, और कहीं कहीं पे या कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये भी बोला जाता है कि जो हमारे बादामी के चालुक्य होते हैं या वातापी के चालुक्य होते हैं, इनके जो हमारे संस्थापक हैं वो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुलकेशिन प्रथम को हम लोग नहीं मानते हैं। जो इतिहास में बेहतरीन वर्णन मिलता है वो हमारा जयसिंह के संदर्भ में ही मिलता है। और ये हमारे जो दो नाम दिख जाते हैं किसी भी वंश के संदर्भ में, तो ये कंफ्यूजन इसी कारणवश क्रिएट होती है इतिहासकारों को कि यार कोई ठोस प्रमाण अगर मिला होता तो उसके संदर्भ में इतिहास गवाह होता, ठोस प्रमाण हमको नहीं मिला, इसी कारणवश इतिहासकारों में मतभेद बना। और मतभेद बनने के साथ में उन्होंने कई जगह पर इनका नाम लिखा, कई जगह पे उनका नाम लिखा, तो इसी कारणवश ये कंफ्यूजन इतिहासकारों में होती है। लेकिन फिर भी जो ज्यादा तवज्जो मिली वो जयसिंह को मिली। एंड इसी के पश्चात में इसी में हमारा एक प्रमुख शासक और आता है जिसको हम लोग पुलकेशिन द्वितीय के नाम से जानते हैं। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन जब अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण करने के लिए दक्षिण भारत में आता है, अर्थात मध्य प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में जैसे ही पहुंचता है, तो इसी गुजरात वाले क्षेत्र में हमारी एक नदी पड़ जाती है जिसको हम लोग नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी नर्मदा नदी के तट पे ही ये जब पुलकेशिन द्वितीय जान जाता है कि हमारे दक्षिण भारत में या मतलब हमारा जो भी सारा सिस्टम है, ये हर्षवर्धन हमारे साम्राज्य का मतलब विस्तारीकरण करने के लिए या हम पे आक्रमण करने के लिए अपना साम्राज्य छोड़ करके हमारे साम्राज्य में
विजित करता है तो पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है कि ये भी नर्मदा नदी के तट पर पहुंचता है और वहीं पे हर्षवर्धन से संघर्ष करता है और इस संघर्ष में हर्षवर्धन की पराजय होती है और पुलकेशिन द्वितीय बाकायदा जीत जाता है या इसकी विजय होती है। इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी एक अभिलेख से प्राप्त होती है जिसको हम लोग ऐहोल अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसका वर्णन मैं बाकायदा कर चुका हूं, कहां पे, हर्षवर्धन नामक जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हम लोगों ने इनका जिक्र किया था। ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो है ये हर्षवर्धन को पराजित करते हैं जिससे हर्षवर्धन की जो भी हमारे साम्राज्य के विस्तारीकरण की जो नीति होती है वो वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, और फिलहाल में इतिहासकारों के द्वारा ये भी बोला गया कि ये जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय था ये भले ही हमारा हर्षवर्धन से विजयी हो जाता है लेकिन ये हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम से हार जाता है। तभी हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम यानी वातापी के चालुक्यों को हरवा करके, जो भी मैंने वर्ड यूज किया कि वातापी के चालुक्यों को परास्त करके, तो वातापी का जो चालुक्य था वो यही था पुलकेशिन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय पुलकेशिन प्रथम को क्या करता है, पराजित करता है और यहीं पे इनको पराजित करने के पश्चात में अपना साम्राज्य यहीं पे स्थापित करता है अर्थात वातापी में ही, और यहीं पे इनको परास्त करने के पश्चात में एक उपाधि धारण करता है जिसको परमेश्वर वातापी गोंड के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमको यार पूरी कहानी टाइप बना करके याद रखनी है। कहानी बनेगी तो हमको यार पूरा का पूरा इतिहास में रुचि बनेगी और इतिहास में अगर रुचि बनी तो यार क्या कहना है, मजा आ जाना है। ठीक है, तो कहानी बननी चाहिए तभी इतिहास में रुचि बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय होता है ये क्या करता है कि जैसे ही कुछ क्षेत्र अपना जीतता है यही दक्षिण वाले क्षेत्र में, तो हमारा ये इसका एक भाई था जिसको विष्णुवर्धन के नाम से जानते हैं, तो कुछ क्षेत्र ये अपने भाई को दे देता है अर्थात विष्णुवर्धन को दे देता है और यहीं पे जो हमारा क्षेत्र ये अपने भाई को देता है उसी का नाम रख दिया जाता है या उसी क्षेत्र का नाम रख दिया जाता है या उसी राजवंश का नाम रख दिया जाता है वेंगी के चालुक्य। तो अभी मैंने बताया था कि चालुक्य 3 प्रकार के थे, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और जैसे ही ये हमारा पुलकेशिन द्वितीय जैसे ही कुछ क्षेत्र जीतता है दक्षिण भारत में, तो उसमें से कुछ क्षेत्र जो जीतता है वो अपने भाई विष्णुवर्धन को दे देता है और यहीं पे जब विष्णुवर्धन नए क्षेत्र पर या नए साम्राज्य पर अपने सत्ता स्थापित करता है तो उसी साम्राज्य को नाम दिया गया वेंगी के चालुक्य। ठीक है, उसका अध्ययन भी अभी हम लोग करेंगे। और उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो बादामी के चालुक्य होते हैं इनमें यार इनके हमारा एक लास्ट जो अंतिम शासक आता है जिसके संदर्भ में इतिहासकारों को कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो थे हमारे कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये भी याद रखना, अंतिम शासक किसके, यानी बादामी के चालुक्यों का जो हमारा अंतिम शासक था, अंतिम जो शासक था उसको हम लोग कीर्तिवर्मन द्वितीय के नाम से जानते हैं। ये हमारा अंतिम शासक होता है और फाइनली ये हमारा कहां किस क्षेत्र में होता है, तो ये क्षेत्र हमारा दिख रहा होता है। ठीक है, और इसी अंतिम शासक को हमारे क्या करते हैं कि कीर्तिवर्मन को हमारे राष्ट्रकूट जो होते हैं जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, तो ये राष्ट्रकूट फाइनली क्या करते हैं, कीर्तिवर्मन को पराजित करते हैं और यहीं से एक नया साम्राज्य उभरता है जिसको हम लोग राष्ट्रकूट वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कीर्तिवर्मन को परास्त करने के पश्चात में ही नया वंश आता है जिसको हम लोग राष्ट्रकूट बोलते हैं। किस क्षेत्र में था,
तो ये क्षेत्र हमारे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये हमारा राष्ट्रकूटों का साम्राज्य देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और फिलहाल में इससे पहले एक पॉइंट वो छूट गया था कि पुलकेशिन द्वितीय था, उसके संदर्भ में ऐहोल अभिलेख की चर्चा मैंने की थी। वो संस्कृत भाषा में लिखा अभिलेख है और रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। इस फैक्ट को थोड़ा सा उसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बादामी से चालुक्यों से रिलेटेड, कुछ ये हमारे वातापी के चालुक्यों की चर्चा हमने की। इसी के संदर्भ में राष्ट्रकूटों का अध्ययन हम इसके पश्चात वाली क्लास में करेंगे। लेकिन अभी मैंने बोला कि चालुक्य दो प्रकार के थे, जिसमें क्षेत्र हमारा जीता गया था पुलकेशिन प्रथम के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। उसने अपने भाई को एक क्षेत्र दिया था जिसको वेंगी के चालुक्य बोलते हैं, वेंगी के चालुक्य बोलते हैं। ठीक है, इस वेंगी के चालुक्यों का एक प्रकार से बोले संस्थापक कौन था, तो विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये था कौन, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के भाई था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय अपना कुछ क्षेत्र जीत करके अपने भाई को दे देता है और उसको यहाँ का इस राजवंश का शासक बनाता है। ठीक है, जो कि ये अपने साम्राज्य में आकर के सत्ता स्थापित करता है और इसी को वेंगी के चालुक्य के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इनका क्षेत्र कहां पे था, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का जो हमारा क्षेत्र आता है ये वेंगी के चालुक्यों का आता है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी हमारी वेंगी ही थी, इसको भी हमने याद रखना है। और अगर नदियों के क्षेत्र के विस्तारीकरण की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र हमारा विकसित होता है वो हमारा वेंगी के चालुक्यों के नाम से विकसित होता है। इतिहास में नदियों के स्तर पर इसका विस्तारीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ये था हमारा कुछ वेंगी के चालुक्यों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे हमारे, जिससे हमको कुछ वर्णन देखने के लिए इतिहास में मिल जाता है। ठीक है, तो ये वातापी के चालुक्य, ये वेंगी के चालुक्य, एंड इसी के पश्चात में ये हमारा सिस्टम चल रहा होता है, जो कि लास्ट में ये कीर्तिवर्मन को पराजित करके राष्ट्रकूट अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का उदय होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। इसके पश्चात मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, यानी राष्ट्रकूटों के संदर्भ में। राष्ट्रकूटों के पश्चात में वातापी के चालुक्य और चोल, ये तीन हमारे साम्राज्य और बसते हैं, जिनका अध्ययन हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।